कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो एल वाई डायरेक्शन में मतलब लॉन्गर स्पैन में हम लोग 0.12% यूज करते थे। ठीक है, 0.12%। ठीक है, ये सब था। उसके बाद हम किसके लिए करते थे? शेयर के लिए चेक करते थे, बस शेयर के लिए सिर्फ चेक होता है, डिजाइन नहीं होता स्लैब में। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे हम? वी यू निकालते थे, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर होता था। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, है ना, सिंपली सपोर्टेड के लिए। ठीक है, और इससे हम क्या निकालते थे? टाउ वी निकालते थे। और टाउ वी हमारा किससे कम होता था? टाउ सी एस। और टाउ सी एस क्या होता था हमारा? के इंटू टाउ सी, है ना। टाउ सी तो हम निकालते ही थे किससे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, इन दोनों के हम टाउ सी निकालते थे। और जो हमारा ओवरऑल डेप्थ होता था उसके हिसाब से हम के निकालते थे, है ना। तो के इंटू टाउ सी क्या देता था हमें? टाउ सी एस, मतलब डिजाइन डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब। ठीक है, तो टाउ भी हमारा टाउ सी से कम आता था, तो हमारा शियर चेक हमारा हो जाता था ओके। ठीक है, ठीक है, चलिए उसके बाद अब फिर डिफ्लेक्शन चेक करते थे, है ना। डिफ्लेक्शन चेक में हम एल बाई डी रेशियो 20 जो होता था, उसमें हम के टी का फैक्टर लगाते थे। ये फैक्टर किसका होता था हमारा? परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से, है ना, और एफएससी के हिसाब से, है कि नहीं। और एफएससी क्या होता था हमारा? 0.58 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड बाई प्रोवाइडेड, है कि नहीं, ये होता था। तो इसके और इसके अकॉर्डिंग ये वाला फैक्टर आता था, और इस वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई करते थे। ठीक है ना। उसके बाद फिर डेवलपमेंट लेंथ का चेक होता था। तो सिंपली सपोर्ट में डेवलपमेंट लेंथ चेक क्या होता है? एल डी लेस देन इक्वल टू एम वन बाई वी यू प्लस एल नॉट। तो इसमें क्या मेन था? एक तो हमारा जो स्टील होता है वो हमारा सपोर्ट के मिड से 0.15 एल, 0.15 एल दूरी पे बेंट अप हो जाता है, 50%, है ना। तो ये 50% ऑफ एरिया ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग हम निकालते थे। ठीक है, ये याद होना चाहिए, ये ध्यान रहे। ठीक है, और वी यू क्या होता था हमारा? वही डब्ल्यू यू इंटू एल नॉट मतलब एल क्लियर ही मान लो इसको। ठीक है, एल क्लियर अपॉन 2। ठीक है, तो बस यही था हमारा वन वे स्लैब का। तो वन वे स्लैब में हमने पहला केस क्या था? सिंपली सपोर्टेड का, है कि नहीं, सिंपली सपोर्टेड का। अब हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर का। ठीक है, तो कैंटिलीवर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ये हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और मैक्सिमम शियर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, बस बाई 2 नहीं होगा, है ना, ये याद है सबको। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट के लिए और शेयर के लिए। ठीक है, और एल बाई डी रेशियो बाई डिफॉल्ट क्या होता है कैंटिलीवर के लिए? 7। और हम यूज करेंगे 10 से 15 के बीच का, दोनों में से कोई भी एक यूज कर लो। ठीक है, मैंने बताया था 7 बाई डिफॉल्ट होता है, और ये कब होता है? जब हम परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के हिसाब से जो हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर लेंगे हम शुरुआत में डी की वैल्यू पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए। और कैंटिलीवर स्लैब का होता कहाँ पर है? आपके आपने अगर बैल्कनी देखी होगी, तो बैल्कनीज में क्या होता है आपका? ये आपका दरवाजा है जहाँ पे आपका रूम खत्म हो रहा है, इसके बाद ये आपकी बैल्कनी है। ठीक है, ये आपकी बैल्कनी है, इसके ऊपर से रेलिंग लगी होती है। ठीक है, तो ये जो स्लैब है, यहाँ पे इसके नीचे कॉलम तो होता है, बट जनरली यहाँ पर कॉलम कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैंटिलीवर स्लैब जैसा एक्ट करता है। ठीक है, कैसा एक्ट करता है? कैंटिलीवर स्लैब जैसा, अगर यहाँ पे कॉलम ना हो। ठीक है, तो इसी को हम डिजाइन करेंगे आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंटिलीवर स्लैब और छज्जा। ठीक है, छज्जा को पता ही होगा, छज्जा सुना ही होगा आपने क्या होता है। ठीक है, तो वही है कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, वन वे कैंटिलीवर स्लैब और छज्जा इज डिजाइंड एज अ कैंटिलीवर बीम ऑफ 1 मीटर विड्थ। ठीक है, सेम चीज जो हम बी को 1 में मानते थे वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ कैंटिलीवर इज इक्वल टू द अनसपोर्टेड और प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ स्लैब। मतलब देखिए, जैसे आपका यहाँ पर अगर वॉल खत्म हुई और यहाँ से आपका स्लैब शुरू हुआ, तो ये आपका स्लैब है। तो ये जो अनसपोर्टेड लेंथ है, ये जो अनसपोर्टेड लेंथ है, इस पे कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम मानेंगे एल इफेक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, इसी को हम एल इफेक्टिव मानेंगे स्लैब के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी इसी को हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। effective depth is fixed
एट फिक्स्ड एंड इज मैक्सिमम एंड इज अज्यूम्ड टू बी स्पैन बाय 10 टू स्पैन बाय 12। मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट 7 होता है L/D रेशियो, बट 10 टू 15 के आसपास मानते हैं, 10 टू 12 के आसपास मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे 10 टू 12 बोला है तो हम यही मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। 10 टू 12 के आसपास हम इसको मान सकते हैं। तो या तो आप डी निकालिए बाय डिफॉल्ट वाले 7 वैल्यू से, या फिर 10 टू 12 वाले वैल्यू से निकाल लीजिए, किसी वैल्यू से निकाल लीजिए आप, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा कि आप इस वैल्यू से निकालो, क्योंकि आगे जाकर भी आपका स्टील तो आएगा ही, स्टील के साथ मॉडिफिकेशन फैक्टर आएगा, तो वो 7 से ज्यादा ही होगा L/D रेशियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डेप्थ रिक्वायर्ड द फ्री एंड इज मिनिमम, है ना। आपको पता ही है कि ये कैंटिलीवर होता है ना। कैंटिलीवर स्लैब है ये आपका, ठीक है। इस पे ये लोडिंग होती है, ठीक है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, मैक्सिमम यहाँ पर सपोर्ट्स पे और मिनिमम यहाँ पर। सपोर्ट्स पे होता है मैक्सिमम WL²/2, और यहाँ पे फ्री एंड में ऑलमोस्ट बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो इसलिए हमारा डी इसलिए रिक्वायर्ड होता है, डी हमारा बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से वेरी करता है कि नहीं। तो जब यहाँ पर एंड में बेंडिंग मोमेंट ऑलमोस्ट 0 है, तो डी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है नहीं। तो इसलिए एंड में यहाँ पर तो मैक्सिमम डी होता है, जो हम डी यहाँ पर तो मैक्सिमम डी होता है हमारा, ठीक है। हमने बीम के डिजाइन में भी देखा था कि हमारा जो फ्री एंड में जो डी होता है वो हम कम रखते हैं, क्योंकि हमारा बेंडिंग मोमेंट कम होता है, ठीक है। चलिए, द मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट टॉप, अब सबको पता ही है कि कैंटिलीवर कैसे बेंड करता है, ऐसे बेंड करता है कैंटिलीवर, है ना। तो ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन, तो हम ऊपर प्रोवाइड करते हैं स्टील, ठीक है। कि हम कैंटिलीवर में ऊपर प्रोवाइड करते हैं, जैसे बीम में प्रोवाइड करते थे वैसे ही कैंटिलीवर स्लैब में हम स्टील को ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कर्टेल्ड एट एप्रोप्रिएट पॉइंट, मतलब आपका बेंडिंग मोमेंट जहाँ कम हो रहा है वहां पे आप स्टील कर्टेल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं कैंटिलीवर का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। ये नहीं सब पॉइंट्स को यूज करेंगे और क्या न्यूमेरिकल कर डालेंगे इसका, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा आता है, चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है कि डिजाइन अ कैंटिलीवर स्लैब फॉर एन ओवरहैंग ऑफ 1.25, यही आपका एल है, ठीक है। यही आपका एल है, यही आपका एल इफेक्टिव है, ठीक है। मैंने कहा था जितना भी ओवरहैंग मतलब अनसपोर्टेड लेंथ है ये, ठीक है। ओवरहैंग मतलब अनसपोर्टेड लेंथ। एल इफेक्टिव गिवन है, इम्पोज लोड ऑन द स्लैब कंसिस्ट ऑफ 1 kN/m² ऑफ लाइव लोड, ठीक है। इम्पोज मतलब वही आपका जो लाइव लोड होता है, ठीक है, प्लस एंड वेट ऑफ फिनिशिंग, मतलब उसमें अगर टाइल वाइल लगे हों या उसके ऊपर सीमेंट का वॉशिंग हुआ हो, तो उसकी वजह से ये आपका 800 N/m² का लोड और आ गया, ठीक है। N/m² है, मतलब 0.8 kN/m² हो गया, ठीक है, ठीक है। तो टोटल टोटल जो आपका इम्पोज लोड है वो ये प्लस ये है, 1.8 kN/m² हो गया टोटल लोड, ठीक है। इसमें डेड लोड और ऐड करेंगे हम, ठीक है, भूलना मत, डेड लोड और ऐड करेंगे, डेड लोड नहीं गिवन है इसमें, ठीक है। यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो हम 10 से लेकर 12 मानते हैं L/D को, है ना। तो हम 10 मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 1.25 अपॉन 10 करोगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 125 mm, ठीक है, 125 mm, ठीक है। हाँ बिल्कुल यार, बट वो स्लैब का डेड लोड नहीं हुआ राहुल, ठीक है, वो स्लैब के ऊपर लगा है, हम स्लैब का डेड लोड भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो 1.25 mm, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ आ गया, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद ओवरऑल डेप्थ कितना होगा, 125 में इफेक्टिव कवर मान लीजिए 25 का, ठीक है। 25 25 का इफेक्टिव कवर मानते हैं, 25 का मान लीजिए, तो 150 mm का आपका ओवरऑल डेप्थ आ गया, ठीक है। इसके बाद डेड लोड कैसे निकालोगे आप, डेड लोड कैसे निकालोगे, 0.15 आपका डेप्थ ओवरऑल डेप्थ हो गया, ठीक है। वन 1 मीटर का आपका बी है ना, बी को 1 मीटर मानते हैं, आपको याद होना चाहिए 1 मीटर या 1000 mm, ठीक है। बी को हम इतना मानते हैं बाई डिफॉल्ट, ठीक है, ठीक है, इंटू 25, ठीक है। और ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट कैलकुलेटर लेके आता हूँ, चलिए, उसको निकालिए आप लोग। 0.15 इंटू 25, ये आपका आएगा 3.75, ठीक है, 3.75 kN/m, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक है। तो टोटल लोड निकाल लेते हैं अब। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, 1 kN/m² का लाइव लोड, वेट ऑफ फिनिशिंग मतलब टाइल वाइल जो लगेंगे स्लैब के ऊपर उसका 0.8, है ना, प्लस
हमारा स्लैब का डेड लोड कितना आया था 3.75, ठीक है। कितना हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू यू नहीं है, डब्ल्यू है ये, ठीक है। 1 + 0.8, 1 + 0.8 + 3.75, ठीक है, ये 5.55 आ गया, ठीक है, 5.55, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, डब्ल्यू यू, डब्ल्यू यू क्या हो जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, ठीक है, तो आ जाएगा 8.325 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है हमें, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ये मेन पॉइंट है, इसमें आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो कैंटिलीवर है इसलिए डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 2, है कि नहीं, ठीक है। तो 8.325, ठीक है, इंटू एल इफेक्टिव कितना है, मैंने कहा था जो ओवरहैंग है वही एल इफेक्टिव है, तो इंटू 1.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ गया 6.51, ठीक है, 6.51 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी मिनिमम जो हमारे बैलेंस सेक्शन के लिए चाहिए वो क्या होगा हमारा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम अपॉन आर यू इंटू बी, ठीक है। आर यू क्या होगा बताओ, आर यू बताओ, आर यू की वैल्यू बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ। 0.138 इंटू एफ सी के होगा ना, तो आर यू की वैल्यू क्या होगी बताओ, 0.138 इंटू एफ सी के 2.76 आ जाएगी ना, ठीक है। और बी हमारी कितनी है 1000, ठीक है, 1000 तो हमारा, एक सेकेंड, आज पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है यार, क्या हो गया, आज पार्टिसिपेंट इतने कम क्यों है, कोई एग्जाम एग्जाम है क्या तुम लोगों का, हेलो, कोई एग्जाम तो नहीं है तुम लोगों का, आज पार्टिसिपेंट्स काफी कम है, सिर्फ 13 पार्टिसिपेंट्स है अभी तक, या किसी को पता नहीं है क्लास का। चलो फिर कोई नहीं, जो मिस कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे फिर, ठीक है। तो ये आर यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आ जाएगा, इससे हमारा डी की वैल्यू आएगी 49 ठीक है। और हमें डी की वैल्यू मानी कितनी थी 125, तो उससे कम है ये, उससे कम है, तो क्या हो जाएगा ये अंडर इनफोर्स्ड, ठीक है, अंडर इनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए अंडर इनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से अंडर इनफोर्स बीम के लिए एएसटी कैसे निकालते हैं हम, मैंने बताया था एक शॉर्टकट फॉर्मूला, तो उससे मैं करूंगा, ठीक है। आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से करना है तो आप उससे कर लीजिए, ठीक है। 1 - 4.6 इंटू बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी डी, ठीक है। तो इससे आपका आएगा 4.6 इंटू 6.51 इन दिस पार्ट 6 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई, तुम लोग भी निकालो यार, ठीक है, और मुझे बताओ कितना आ रहा है तुम लोगों का, ठीक है। तो ये कुछ 148 आ रहा है, ठीक है, 148 mm स्क्वायर, ठीक है, मैम का भी यही आया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए, और अब ए एस टी हमारा आया है 148 mm स्क्वायर, पर इसको हमें चेक भी तो करना पड़ेगा, हमें मिनिमम स्टील कितना होता है 0.12%, उससे भी चेक करना पड़ेगा। तो 0.12% मतलब 0.12/100 इंटू बी 1000 इंटू डी, डी कितना है ओवरऑल डेप्थ होता है, यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ है ये, ठीक है, 12% ऑफ बी डी, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ, ये याद रखना, ठीक है। तो 0.12 डिवाइड बाई 100 इंटू 123 इंटू 150, ठीक है, ये आ गया 180, ठीक है। अब ये बताओ, हमारा ए एस टी फॉर्मूले से आया है 148, और मिनिमम स्टील की रिक्वायरमेंट जो है वो 180 है, तो कोई मुझे चैट पे बताओ कौन सा प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू कि सेकंड वाली वैल्यू, जल्दी बताओ, प्रोवाइड कौन सा करेंगे, जल्दी बताओ कौन सा प्रोवाइड करेंगे, चैट पे बताओ, प्रोवाइड कौन सा करेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है, सेकंड वाला प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सेकंड वाला प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है, 180 mm स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या मैंने बताया था, स्लैब में एक तो आपका जो डाया है, डाया मैक्सिमम कितना होता है बताओ,
वो होता है d/8, ठीक है। तो d क्या है, 150 का हमारा ओवरऑल डेप्थ है, तो 18.75, मतलब 16 mm डाया तक का ही यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, उससे ज्यादा का यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, 8, 10, 12 एंड 16, इन चार में से कोई सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं 8 का सेलेक्ट करूँगा, जनरली 8 का प्रोवाइड करते हैं हम स्लैब में। 8 अगर ज्यादा होता है एरिया, एरिया तो कम ही है, मिनिमम एरिया दे रहे हैं हम, मिनिमम स्टील एरिया दे रहे हैं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट भी कम है, तो हम 8 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 8 का यूज करेंगे तो एक एक का एरिया कितना है, 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार कितने लगेंगे हमें, एरिया कितना है 180, 180 अपॉन ये 100.5, ये कितना आएगा 5/4 इंटू 64, ये 50.3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कितने बार लगेंगे वो पता लग जाएगा हमें, ठीक है, 50.3। ये कितने बार लगेंगे हमें, 180 डिवाइड बाई आंसर 3.58, ठीक है, 3.58 बार। तो 3.58 ना प्रोवाइड करके हम क्या प्रोवाइड करेंगे, 0.58 तो नहीं प्रोवाइड कर सकते ना, तो हम कितना प्रोवाइड कर देंगे, 4 बार प्रोवाइड कर देंगे, कितना, 4 बार, ठीक है। तो अगर 4 बार प्रोवाइड करें तो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी बताओ, स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग 1000 mm का तो हमारा विड्थ है, ठीक है, अपॉन चार, 4 बार है हमारे, अगर 4 बार है तो तीन तीन स्पेसिंग आएगी, तो या तो 4 यूज कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, या फिर देखो मैंने बताया था अगर 1, 2, 3, 4 बार है तो स्पेसिंग कितनी आएगी, 1, 2, 3, तो या तो आप इसको 3 से डिवाइड करो, 4 में से एक माइनस करके, या फिर 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये तकरीबन 250 mm की स्पेसिंग आएगी, कितनी mm की स्पेसिंग आएगी, 250 mm की, ठीक है। अब देखो 250 mm की स्पेसिंग तो आ गई, ठीक है, स्पेसिंग कितनी आई हमारी, 250 mm की, ठीक है। पर हमें पता है कि स्पेसिंग का मैक्सिमम की स्पेसिंग कितनी हो सकती है, 3D या 300, इनमें से जो भी छोटा होगा, ठीक है। तो 3D की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 125, ये आ जाएगी 375, तो ये तो यूज कर नहीं सकते, तो ये, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी छोटा होगा उससे हमारी स्पेसिंग छोटी होनी चाहिए, तो स्पेसिंग हमारी इससे छोटी है कि नहीं, तो ओके है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रोवाइड 8 mm डाया, ठीक है, एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये बताओ हमने ये तो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये किस डायरेक्शन प्रोवाइड किया हमने, एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक्स की डायरेक्शन प्रोवाइड किया है, मतलब एल एक्स में, शॉर्टर डायरेक्शन में। तो हमें एल वाई में भी करना है, एल वाई में क्या प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का भी क्या वैल्यू भी क्या होता था, 0.12% ऑफ BD, है कि नहीं, 0.12% ऑफ BD। तो यहाँ पर भी तो हमने 0.12% ऑफ BD प्रोवाइड किया, क्योंकि मिनिमम मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से भी कम था 148, इसलिए हमने 0.12% ऑफ BD जो था वही प्रोवाइड कर दिया था इसमें, एक्स डायरेक्शन में। तो वही सेम चीज प्रोवाइड कर दो वाई डायरेक्शन में, है कि नहीं, तो इसमें कोई अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो वाई डायरेक्शन में भी आप 8 mm डाया एट 250 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर दो, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ तक पहुंच गए हम, एरिया ऑफ स्टील तक हो गया हमारा, दोनों डायरेक्शन का एरिया ऑफ स्टील हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोवाइड कर दिया हमने, बाई डायरेक्शन में भी सेम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा शेयर का चेक, किसका चेक, शेयर का चेक, ठीक है। सबसे पहले VU निकालो, VU क्या होगा, WU इंटू L क्लियर, ठीक है, ठीक है, L बस डिवाइड बाई 2 तो होगा नहीं है ना, डिवाइड बाई 2 तो नहीं होगा, ठीक है। तो VU कितना आएगा हमारा, WU कितना था 8.325, है ना। और कैंटिलीवर में मैंने बताया था, इसमें कैंटिलीवर जो ओवरहैंग है वही एल क्लियर भी होगा, वही एल इफेक्टिव भी होगा, ठीक है। वैसे तो हम करते थे कि एल इफेक्टिव इज इक्वल टू L0 प्लस D/2, तो हमारा कैंटिलीवर बीम होता था, ठीक है। बट इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कैंटिलीवर स्लैब में जो हमारा ओवरहैंग होता है उसी को हम एल इफेक्टिव और एल एल क्लियर दोनों मानते हैं, ठीक है ना। चलिए ये वाला वैल्यू यूज नहीं करनी है आपको इसमें, ठीक है। ये बस आपके कंटिन्यूअस बीम में जो लास्ट वाला कैंटिलीवर होता है उसका इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए होता है। बट कैंटिलीवर स्लैब में जो हमारा ओवरहैंग होता है या फिर अनसपोर्टेड लेंथ होता है, वही हमारा एल क्लियर भी होता है और एल इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो WU हमारा 8.325 था, एल क्लियर 1.25 गिवन ही है, ठीक है। 8.325 इंटू हमारा एल क्लियर कितना गिवन है, 1.25, ठीक है। तो ये हमारा BU आ जाएगा, BU हमारा आ जाएगा, कितना आएगा,
हमारा आ जाएगा 104.06 किलो न्यूटन। ठीक है, 8.325 इंटू 1.25। एक मिनट रुको, मैं शायद कुछ कैलकुलेट किया। ये होगा 10.46, सॉरी 10.406। ठीक है, 10.406 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए वी यू आ गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, वी यू अपॉन बी डी। ठीक है, तो वी यू अपॉन बी डी कितना होगा। ठीक है, तो ये टाउ वी हमारा आ जाएगा 0.08। अब देख लो टाउ वी बहुत ही कम आ रहा है, 0.08 आ रहा है। ठीक है, टाउ वी 0.08 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है हमें, टाउ सी, है ना। टाउ सी किस किस पे डिपेंड करता है, एफ सी के, जो हमारा M20 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, परसेंटेज टेंसाइल स्टील। ठीक है, तो वो कितना होगा, AST कितना प्रोवाइड किया है हम लोगों ने, प्रोवाइड कितना किया है AST। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कितना प्रोवाइड किया था, 4 बार ऑफ 8 mm डाया, ये प्रोवाइड किया था हमने, है कि नहीं। तो कितना था ये, 4 × π/4 × 8 का स्क्वायर, ये हो गया 201। ठीक है, ये हो गया 201 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैम का आया है 186.3, तो मैम ने जो हमारा 3.58 आया था नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड, उसी का मैम ने आंसर निकाला है 186। ठीक है, और हमने उससे एक एक्स्ट्रा तीर ले लिए, तो इसलिए हमारा 201 आया है। ठीक है, तो अब मैम के तरीके से कीजिए, मेरे तरीके से कीजिए, दोनों ही सेम है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ स्टील आ गया। तो एरिया ऑफ स्टील का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसको BD से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, B/D। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज टेंसाइल स्टील आ जाएगी। ठीक है, 201 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड 125 इंटू 100। ठीक है, क्या आ जाएगी, 0.16%। ठीक है, 0.16%। ठीक है, तो उसमें अगर आप वो टेबल 19 देखोगे, ठीक है, जिसमें आपका टाउ सी की वैल्यूज गिवन है, तो उससे आपकी टाउ सी की वैल्यू इस परसेंटेज टेंसाइल स्टील और M20 के लिए आपकी टाउ सी की वैल्यू लगभग आएगी 0.28। ठीक है, उससे थोड़ी ज्यादा ही आएगी, पर हम 0.28 के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, 0.28। ठीक है, और वो टेबल तो आपको याद ही है, जिसकी वजह से हम के की वैल्यू निकालते थे। तो के 1.3 होता था किसके लिए, अगर हमारा डेप्थ 150 से कम या उसके इक्वल है। ठीक है, तो 1.3 से और ये इंटू हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये 0.28 ऑलरेडी ज्यादा है 0.08 से, जो हमारा टाउ वी वैल्यू आई थी, तो इसलिए हमारा टाउ वी लेस देन के टाउ सी हो गया। ठीक है, तो शेयर चेक भी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ का चेक है। डेवलपमेंट लेंथ में आपको पता है क्या होता है कैंटिलीवर में, अगर ये आपका सपोर्ट है और ये आपका कैंटिलीवर आ रहा है बाहर, कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है, और मैं स्टील को बनाता हूँ। ठीक है, अगर ये आपका स्टील है, ठीक है, तो आपके सपोर्ट्स के अंदर भी जाएगा स्टील, और जितना अंदर गया है ये स्टील, ठीक है, जितना ये अंदर गया है, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होनी चाहिए बताओ, LD। ठीक है, ये LD होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, LD की वैल्यू निकालेंगे 0.87 FY इंटू डाया अपॉन 4 टाउ BD। ठीक है, इंटू 1.6, क्योंकि HY SD बार है। ठीक है, उससे LD निकालेंगे, इंश्योर करेंगे कि सपोर्ट के बाद हमारा जो स्टील है वो LD अंदर जाए। ठीक है, सपोर्ट के अंदर वो LD तक घुस जाए। ठीक है, तो ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ का चेक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यही हमारा L/D रेशियो का चेक। ठीक है, L/D रेशियो का। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं क्या क्या आंसर है इसके। ठीक है, हम डिस्कस तो कर लिया, ओवरव्यू दे लिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए L गिवन था, इम्पोज लोड था FC के FY। ठीक है, फिर L/10 L/D रेशियो में हमने L/D रेशियो को 10 माना, उसके हिसाब से हमारा डेप्थ आया, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने उसमें 25 mm का हमने माना इफेक्टिव कवर, तो उससे हमारा ओवरऑल डेप्थ आ गया 150। ठीक है, चलिए फिर डिजाइन लोड डब्ल्यू निकालने के लिए पहले सेल्फ वेट ऑफ स्लैब किया। ठीक है, फिर टोटल लोड आ गया हमारा, फिर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, तो 8.325 या फिर 8325 न्यूटन पर mm, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारा लोड आ गया। ठीक है, फिर बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया मैक्सिमम। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम देखो कैंटिलीवर के लिए याद रखना। ठीक है, डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है ना, बाई 8 मत कर देना सिंगल सपोर्टेड की तरह। ठीक है, चलिए फिर फैक्टर शियर फोर्स डब्ल्यू इंटू एल होता है, डब्ल्यू इंटू एल बाई 2 होता है सिंपली सपोर्टेड में, इसमें डब्ल्यू इंटू एल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, गलतियां मत करना इसमें। ठीक है, तो फैक्टर शेप हो गया, फैक्टर मूवमेंट आ गया। ठीक है, फिर मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड हम निकालेंगे। ठीक है,
मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम अपॉन आर यू इंटू बी, उसका अंडर रूट, है ना। तो आर यू क्या होता था 0.138 इंटू एफ सी के, है ना। तो वही वाली चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करके बता दिया उसको, ठीक है। एक्स यू मैक्स बाई डी की जगह आप 0.48 पुट करोगे, है कि नहीं, 0.48 पुट करोगे यहाँ पे, है ना। और 0.48 पुट करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.138 इंटू एफ सी, ठीक है। और इसी में एफ सी की वैल्यू आप डालोगे अगर 20, तो आपका आर यू 2.76 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्थ रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम फॉर सेक्शन टू बी अंडर इनफोर्स, ठीक है। 125 से कम है, अंडर इनफोर्स आया था, तो उसके हिसाब से या तो आप कॉर्ड इक्वेशन से निकाल लीजिए, या तो शॉर्टकट फॉर्मूला जो बताया उससे निकाल लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील आपका आ जाएगा, ठीक है। बट एरिया ऑफ स्टील 0.12% से कम नहीं होना चाहिए, तो उससे हमने निकाला, तो हमारा एरिया ऑफ स्टील जो फॉर्मूले से आया था वो उससे कम था, इसलिए हमने 180 mm² ही प्रोवाइड कर दिया था, याद है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा नंबर ऑफ बार्स हमारे 3.58 आए थे, तो मैम ने स्पेसिंग भी 3.58 के हिसाब से निकाल दी है, ठीक है। आप या तो इससे निकालिए, या तो आप 3.58 को पहले 4 पे राउंड ऑफ कीजिए, और उसके बाद 1000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपके ऊपर है, मैंने इस तरीके से कराया है, मैम ने इस तरीके से कराया है, ठीक है। जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से कर लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है, तो स्पेसिंग मेरी 250 आई थी, मैम को 270 आई है, ठीक है। चलिए, पर मैक्सिमम स्पेसिंग 3D या 300, इन दोनों में जो भी छोटा है उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 300 mm है, तो 300 mm से कम है 270, या फिर 250 मैंने जो प्रोवाइड मैंने 250 प्रोवाइड किया था, तो आपके ऊपर है 250 मान लीजिए, उस तरीके से कीजिए या फिर इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो 8 mm डाया एट 270 mm सेंटर सेंटर इन, ये किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है, एलेक्स में, है ना, मेन स्टील। बट फिर उसके बाद क्या है, ये हमने प्रोवाइड किसकी वजह से किया था, 0.12% की वजह से ही किया था, है ना। तो यही सेम चीज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए भी हो जाएगी, एल वाई डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ स्टील हो गया, फिर हम शेयर के लिए चेक करते हैं। व्यू हमारा आपको याद है, यही आया था 10.406 किलो न्यूटन आया था, तो उसको डिवाइड बाई बी डी, तो हमारा नॉमिनल शेयर से टाउ वी 0.0 है, जो कि बहुत कम है। फिर हम टाउ सी निकालते हैं, टाउ सी किस चीज की वजह से निकालते हैं, एक तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और दूसरा परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। एएसटी प्रोवाइडेड मैम ने 3.58 के हिसाब से निकाला है, इसलिए 186.3 आया है। आप 4 के हिसाब से निकालिए तो आपका कुछ 200 के आसपास आएगा, ठीक है। आपके ऊपर है, जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज स्टील 0.15% आ गया, और M20 कंक्रीट है, तो दोनों को मिलाकर अगर आप टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर 19, आपके आईएस कोड वगैरह खोल के रखिएगा, ठीक है। रेफरेंस के लिए आपको अगर लगे कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो 73 पेज नंबर पे अगर आप देखेंगे, देखिए मैं भी आईएस कोड में देख रहा हूँ, तो 0.15% और M20 के लिए टाउसी की वैल्यू 0.28 होती है, ठीक है। पर जो कि हमारा स्लैब है, और स्लैब में हमारा डेप्थ जो है 150 से कम है, इसलिए के फैक्टर 1.3 का फैक्टर और आएगा, है ना। चलिए ठीक है। फॉर 150 mm डेप्थ के इज 1.3, टेबल 40.2.1.1 देख लेना पेज नंबर 72 में, उसमें देखना के की वैल्यू 0.3 गिवन है, ठीक है। और टाउ भी तो वैसे ही बहुत कम आया था, तो हमारा के टाउ सी उससे ज्यादा है, ठीक है। तो शेयर क्यों चेक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ मैंने बताया था, कैंटिलीवर में क्या होता है, कैंटिलीवर जहां जाके सपोर्ट में जुड़ता है, उसके आगे सपोर्ट के अंदर आपका जो मेन रिइंफोर्समेंट है कैंटिलीवर का, वो एलडी अंदर जाना चाहिए सपोर्ट से, ठीक है। तो चलिए एलडी निकाल लिया, सबसे पहली बात तो एलडी निकाल लिया, ठीक है। 1.6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एच वाई एस डी है, ठीक है। और टाउ बी डी आपका 1.2 होता है M20 के लिए, ठीक है। टेबल नंबर आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। 26.2.1.1 पेज 43 में देखिए, टाउ बी डी जो M20 के लिए होता है वो 1.2 होता है, ठीक है। चलिए, और 1.6 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एच वाई एस डी बार है, ठीक है। उसके आपसे एल डी आ जाएगा 376, ठीक है। चलिए, तो एक्सटेंडिंग द बार इनटू द सपोर्ट आफ्टर गिविंग अ 90 डिग्री बेंड फॉर डिस्टेंस ऑफ 390 mm, ठीक है। देखिए 376 mm इतना बड़ा सपोर्ट तो होगा नहीं उसके अंदर, है ना। तो इसलिए हम लोग जब भी कैंटिलीवर को लाएंगे, जैसे कैंटिलीवर को लाए, तो इसके बार्स को ऐसा बेंड दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि बेंड होकर ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ जो है, ये इतना लेंथ हो जाए, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो 150 mm का हमारा ओवरऑल डेप्थ था, ठीक है। तो उसमें से 110 mm हमने यूज कर लिया बेंड के बाद, ठीक है। और हमने एज्यूम कर लिया कि ये 300 mm का सपोर्ट है, हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। 300 mm का सपोर्ट हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो उस 300 mm में 280 mm हमने यूज कर लिया स्ट्रेट लेंथ के लिए, तो ये प्लस ये दोनों मिलाकर जो हमारा लेंथ है
वो LD से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, LD से ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ 390 mm की अप्रॉक्स आ रहा है हमारा, ठीक है, ये समझ गए डेवलपमेंट लेंथ का, ठीक है। और ये हमने मेन स्टील प्रोवाइड किया था, ये मेन स्टील था, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील था, दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि मेन स्टील भी हमारा 0.12% से कम आ रहा था, ठीक है, इसलिए दोनों ही सेम है, ठीक है। ये हमारा LH डायरेक्शन में है मेन स्टील, और ये LY डायरेक्शन में है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। और ये हमारा 1.25 लेंथ गिवन थी हमें, यही हमने L इफेक्टिव के लिए यूज किया था, ठीक है, ठीक है, ये ओवरहैंग लेंथ था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा डिफ्लेक्शन चेक है। डिफ्लेक्शन चेक में क्या करेंगे हम, L/D रेशियो, ठीक है। तो परसेंटेज स्टील पता ही है हम लोगों को, ठीक है, परसेंटेज स्टील पता ही है, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड 180 था, है कि नहीं, 0.12% के हिसाब से, ठीक है। और 186.3 हमारा ये 3.58 बार जो आया था उसके हिसाब से है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप 4 बार के हिसाब से 200 का जो 200 mm स्क्वायर जो आ रही है रिक्वायरमेंट वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर, आप इसके हिसाब से करिए, इसके हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो FS की वैल्यू हमारी 232 आई, और 0.15% हमारी परसेंटेज स्टील है, ठीक है। तो जो हमारा कर्व देख लेते हैं, ठीक है। तो 0.15% है, ठीक है, तो 0.15% आपका ये 0.2 होगा, तो यहाँ पे होगा 0.15, ठीक है। और 232 है, तो 190 है और 240 है, तो 232 240 के ज्यादा पास होगा, है कि नहीं। तो हम लोग 240 का कर्व बना लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। आप इंटरपोलेशन कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, 0.15 से यहाँ तक का एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन देखिए 2 के आसपास आ जा रहा है, ठीक है, ये 2 के आसपास इसको कट कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, हाँ, तो ये 2 के आसपास कट कर रहा है, ठीक है। तो KT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.0, ठीक है, 2.0। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो KT की वैल्यू 2.0 आई, ठीक है। डायग्राम कहाँ से लिया पता ही है आपको, हाई स्कूल से लिया डायग्राम मैंने, ठीक है, पेज नंबर भी हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो देखिए L/D रेशियो कहाँ तक पहुंच गया, देख रहे हो, 14 तक पहुंच गया। और हमने L/D रेशियो कितना यूज किया था, हमने 10 यूज किया था, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली वाला सेफ तो होना ही है इसको, L/D पॉइंट 10 है, और मैक्सिमम के साथ आ सकता है 7 तो था ही बाई डिफॉल्ट, और ये KT की वैल्यू है कि नहीं। तो बस L/D मैक्सिमम इज ग्रेटर देन L/D प्रोवाइडेड, हेंस ओके, ठीक है। तो कैंटिलीवर स्लैब का भी कोई डाउट तो नहीं, कैंटिलीवर स्लैब में, कैंटिलीवर स्लैब भी खत्म होता है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के बाद 1 वे स्लैब खत्म होता है आपका। तो कोई डाउट तो नहीं है कैंटिलीवर स्लैब में, इसके बाद 2 वे स्लैब पढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास में, ठीक है ना। तो कैंटिलीवर स्लैब सबको क्लियर हो गया ना, अभी सेशन 2 का लिंक भेजूंगा मैं ग्रुप पे, ठीक है। तो हम 2 वे स्लैब करेंगे आज, ठीक है। 2 वे स्लैब आपका 1 वे स्लैब से थोड़ा अलग होता है, बस उसमें आपको थ्योरी पढ़नी है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, ठीक है। तो आपका 2 वे स्लैब में एक तो Ly/Lx आपका 2.0 से कम होता है, ठीक है। और हम वाई डायरेक्शन में, मतलब लॉन्गर स्पैन के डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में, मतलब शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में, दोनों में हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड एरिया ऑफ स्टील की बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट एक्स डायरेक्शन में निकालते हैं हम, और बेंडिंग मोमेंट इन वाई डायरेक्शन में निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू यूज होती है, अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है, इंटू WU इंटू LX का स्क्वायर, ठीक है, इंटू WU इंटू LX का स्क्वायर, ठीक है। आप देखोगे दोनों में ही LX यूज हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि स्लैब में हमेशा शॉर्टर स्पैन के हिसाब से ही डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही LX यूज हो रहा है, ठीक है। बस आपका बेंडिंग मोमेंट वाई डायरेक्शन में हम अल्फा वाई यूज करते हैं, और एक्सलेशन के लिए अल्फा एक्स। अल्फा वाई अल्फा एक्स क्या है, ये आपके दो चीजें पे डिपेंड करती है, एक तो Ly/Lx का रेशियो जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो आपके क्वेश्चन में स्लैब गिवन होगा, उसका आप Ly/Lx निकालेंगे, ठीक है, उस हिसाब से आप बताएंगे, ठीक है। वैसे निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा नहीं इसका, आपको बस थ्योरी समझनी है इसकी, ठीक है। तो अल्फा एक्स अल्फा वाई क्या होता है, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे निकालते हैं, बस यहीं तक आपका आएगा, ठीक है। एक तो Ly/Lx वाला फैक्टर हो गया, और दूसरा आपका सपोर्ट कंडीशन कैसा है उसका, ठीक है। सपोर्ट कंडीशन क्या होते हैं वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो मैंने ओवरव्यू बता दिया है, इसी को हम समझेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है यार, रिकॉर्डिंग हो रही है विशाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, चलिए। टू वे स्लैब आर दोज विच आर सपोर्टेड ऑन ऑल दी फोर एजेस, ठीक है, मतलब ये आपका स्लैब है, ठीक है। मैंने बताया था आपको सपोर्ट कहाँ कहाँ पे होती है, तो यहाँ पर भी सपोर्ट है इसके, ठीक है, यहाँ पर भी सपोर्ट है इसके, यहाँ पर भी सपोर्ट है इसके, और यहाँ भी सपोर्ट है इसके,
ठीक है। तो ये ऐसे भी बेंड होगा इन दो सपोर्ट्स के बीच में, और ऐसे भी बेंड होगा इन दो सपोर्ट्स के बीच में, ठीक है। तो ये टू वे स्लैब होता है। और दूसरी बात, एल वाई बाई एल एक्स जो होता है इसका लेस देन 2 होता है, ठीक है। तो ये आपका एल वाई है, और एल वाई हमेशा लॉन्गर स्पैन ही होता है, ठीक है, इसमें भी लॉन्गर स्पैन ही होता है एल वाई, ठीक है। चलिए, इन दीज टाइप ऑफ स्लैब बेंडिंग अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस, मैंने बताया था। लॉन्गर डायरेक्शन मतलब एल वाई, ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन मतलब एल वाई एज वेल एज शॉर्टर डायरेक्शन, शॉर्टर मतलब एल एक्स, ठीक है। तो दो डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलिए, इनके दो टाइप के होते हैं। एक होता है, सबसे पहला होता है रेस्ट्रेंड, ठीक है। यही हमारा मेन है, आईएस कोड ने इसी के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है, ठीक है। रेस्ट्रेंड स्लैब ही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। रेस्ट्रेंड स्लैब सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये इसके ऊपर स्लैब बैठा है, ठीक है। स्लैब बैठा है, तो स्लैब अगर बेंड करेगा तो यहाँ से थोड़ा उठ भी तो जाएगा ना, थोड़ा उठ भी जाएगा सपोर्ट्स पे। तो ये जो उठ रहा है ना, इसको रेस्ट्रेन कर देते हैं ये ऐसे नहीं हो पाता, ये ऐसे बेंड तो करता है बट सपोर्ट्स पे ऐसा ही रहता है, ये ऐसे ही बैठा रहता है सपोर्ट्स पे, ठीक है, ऐसे बैठा रहता है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे सपोर्ट्स पे बैठा हुआ है, ये सपोर्ट से उठने नहीं दिया है इसको। वैसे तो उठ जाना चाहिए था इसको, अगर वो फ्रीली बेंडिंग करने देते इसको, सपोर्ट से थोड़ा उठ जाता है ये, बट ऐसा नहीं होता, ये होता है रेस्टेंट स्लैब, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ तो बेंडिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग होने नहीं देता वो, यहाँ पर चिपका कर रहता है सपोर्ट के साथ। सबसे ज्यादा यही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेस्टेंट स्लैब से बनना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अनरेस्टेंट तो कुछ नहीं है उसमें, नॉर्मल है आपका, जैसे आपका स्लैब होता है उसके हिसाब से भी अल्फा एक्स अल्फा वाई की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, पर वो समझेंगे, पहले रेस्टेंट स्लैब समझते हैं, ठीक है। चलिए, when two way slab is loaded, corner gets lifted up, मैंने बताया था। these corners can be prevented from lifting by providing fixity, fixity मतलब कुछ ऐसा हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है जो स्लैब को उठने नहीं दे रहा है, ठीक है। कोई की लगा दी है यहाँ पे, कोई यहाँ पे एक टाइप का जॉइंट बना दिया जिसकी वजह से कॉर्नर्स पे या सपोर्ट पे स्लैब उठ नहीं पा रहा है। such type of slab in which corners are prevented from lifting are called restraint slab, ठीक है। डेफिनेशन याद करनी है आपको। इन दी स्लैब स्पेशल torsion reinforcement provided at the end to prevent cracking। देखिए, अगर वो ऐसे पूरा बेंड हो जाता, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे टेंशन यहाँ पे कंप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऐसा तो हो नहीं पाया, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, है कि नहीं। तो एक तरीके का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना यहाँ पे। आप अगर उसको फ्रीली बेंड नहीं होने दे रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन डेवलप होने लग जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ। इसलिए हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं कॉर्नर्स पे, स्पेशल रीइंफोर्समेंट। जो हम लिफ्ट नहीं होने दे रहे हैं उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस स्ट्रेस के लिए हम स्पेशल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एंड में, उसको हम बोलते हैं टॉर्जन रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं, टॉर्जन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्लैब्स विद कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, ठीक है, कॉर्नर्स को हमने लिफ्ट होने नहीं दिया, ठीक है। तो ये है रेस्टोरेंट स्लैब आपका। आगे जाके जब हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे ना, तब आपको समझाऊंगा कि टॉर्जन रीइंफोर्समेंट क्या है, कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, Indian standard provides two ways of providing fixity in the case of restraint slab, ठीक है। The slab is simply supported on all the four edges by beams and the beams and slab are cast monolithic। मैंने बताया था मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, आपका बीम और स्लैब एक ही टाइम पे कास्ट हुआ है, ठीक है। अगर एक ही टाइम पे कास्ट हुआ इसका मतलब क्या है, बीम और स्लैब के बीच में एक जॉइंट बन गया है ना। बीम और स्लैब बिल्कुल एक साथ ही कास्ट हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्लैब बीम को छोड़ ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो है नहीं कि बीम के बाद स्लैब कास्ट हो रहा है, बीम और स्लैब एक ही साथ कंक्रीटिंग हुई है उनकी, तो ऑब्वियस सी बात है मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सपोर्ट्स पे उठ नहीं पाएगा, ठीक है, कॉर्नर्स ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। और the slab is supported by four walls and there are superstructure walls also above the slab। मतलब देखिए क्या है, ये आपके समझ लीजिए वॉल है, ठीक है, और इसके ऊपर ये स्लैब है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वॉल्स के बाद स्लैब कास्ट हुई है, ठीक है, पर क्या है इसके ऊपर भी वॉल बना दिया है हमने, ठीक है। समझ लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, और सेकेंड फ्लोर का वॉल भी, सेकेंड फ्लोर के जो वॉल है वो फर्स्ट फ्लोर के स्लैब के ऊपर ही आते हैं। तो क्या ये बेंड हो पाएगा, क्या कॉर्नर्स पे लिफ्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा लिफ्ट ना, है ना। तो ये दूसरा तरीका है ऐसा स्लैब प्रोवाइड करने का जो रेस्ट्रेंड हो, जिसके कॉर्नर्स लिफ्ट ना हो पाए, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं लिफ्ट हो पाया क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के बाद सेकेंड फ्लोर की दीवार जो है वो फर्स्ट फ्लोर के छत के ऊपर, मतलब छत का जो स्लैब है, ये स्लैब है, इसी के ऊपर आ गए हैं, तो इसमें भी आपका जो कॉर्नर्स है वो लिफ्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब, ठीक है।
ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब जनरली हम प्रोवाइड नहीं करते। हम क्यों चाहेंगे कि स्लैब का कॉर्नर उठ जाए? हम नहीं चाहेंगे ना ऐसा। तो स्लैब्स इन विच कॉर्नर्स आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग आर कॉल्ड अनरिस्ट्रेन्ड, और स्लैब विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन। ठीक है, ठीक है। रेस्ट्रेंट क्या होता है? स्लैब विद कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, और सबसे ज्यादा इसी को प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके भी कुछ अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज होते हैं, और इसके अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, पहले हम रेस्ट्रेंट समझेंगे, फिर हम अनरेस्ट्रेंट समझेंगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ये बड़ा ज्यादा बड़ा टॉपिक है टू वे स्लैब में। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। restraint slab, ठीक है। when the corners of slab are prevented from lifting, the slab may be designed as specified below। ठीक है, तो restraint slab में आपके IS कोड के ही कोड प्रोविजंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं ये IS कोड से ही हूबहू निकाले हुए हैं। ठीक है, तो उन्हीं जो IS कोड में आपके एनेक्सर डी है उसमें देखिए सबसे पहला टॉपिक है restraint slab। ठीक है, तो उसी के कुछ 11 पॉइंट्स है जो हम समझेंगे आज। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट विड्थ इन अ स्लैब आर गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने बताया था एक्स डायरेक्शन में होता है अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में होता है अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू इंटू एल वाई स्क्वायर। अल्फा एक्स अल्फा वाई क्या है वो समझेंगे हम। ठीक है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है डब्ल्यू देखो दोनों में सेम यूज हो रहा है। ठीक है, और एल एक्स दोनों में एल एक्स यूज हो रहा है। ठीक है, नोट इन बोथ डायरेक्शन एल एक्स शॉर्टर स्पैन इज यूज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन में कि W गिवन हो, LX गिवन हो, LY भी गिवन हो। ठीक है, और आपको बोले कि M बाई MX दोनों निकालो, तो दोनों में आपको LX यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखना दोनों में आपको LX यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ लिया हमने। ठीक है, अल्फा एक्स अल्फा वाई कोफिशिएंट्स गिवन इन टेबल 21 पेज 96। ठीक है, टेबल 21 पेज 96 देखिए, इसको समझेंगे हम अभी। टेबल 26 है। ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने, टेबल 26 पेज 91। ठीक है, ये मैं करेक्ट करके दे दूंगा। ठीक है, टेबल 26 पेज 91। ठीक है, करेक्ट करके दे दूंगा मैं पीडीएफ में। ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये अल्फा वैल्यूज कहाँ से आती है सब बताऊंगा मैं आपको। अभी के लिए बस समझ के रखिए कि अल्फा एक्स अल्फा वाई यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डब्ल्यू लोड पर यूनिट एरिया, एम एक्स एम वाई मोमेंट ऑन स्ट्रिप्स ऑफ यूनिट विथ एल वाई एल एक्स में। ठीक है, एल एक्स डायरेक्शन में एम एक्स मोमेंट है, एल वाई में एम वाई मोमेंट है। ठीक है, एल एक्स एल वाई पता ही है आपको, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन है लॉन्गर स्पैन। ठीक है, एल एक्स शॉर्टर स्पैन है, एल वाई लॉन्गर स्पैन है। ठीक है, चलिए नहीं देखिए, अगर आप देखेंगे ना आपका जो अल्फा वाई का वैल्यू होता है ना वो जनरली आपका कम होता है अल्फा एक्स से। ठीक है, जनरली आपका अल्फा एक्स से अल्फा वाई का वैल्यू कम होता है। देखिए जैसे जैसे आपका देखिए जब आपका एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, अब वैसे टेबल से भी समझ जाएंगे, जब अल्फा एल वाई और एल एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई दोनों सेम होता है। ठीक है, दोनों सेम होता है। तो इसमें क्या होता है एम वाई और एम एक्स दोनों सेम आते हैं। ठीक है, पर जैसे जैसे आपका एल वाई बाई एल एक्स 1 से बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, ये लेस देन 1 नहीं होता है स्लैब में। ठीक है, इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 ही होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये ग्रेटर देन 1 होता है एल वाई बाई एल एक्स, आपका अल्फा एक्स अल्फा वाई से बड़ा होने लग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एम वाई आपका लेस देन इक्वल टू एम एक्स होता है हमेशा। ठीक है, इक्वल कब होगा, जब एल वाई बाई एल एक्स आपका 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, और लेस कब होगा, जब एल वाई बाई एल एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी। ठीक है, ये ट्रिक है। वैसे भी अब अगर टेबल देखेंगे समझ जाएंगे आप। ठीक है, ठीक है, टेबल सब बाद में टेबल समझाऊंगा ना मैं आपको, तो उसमें भी फिर से समझा दूंगा ये वाली चीज। ठीक है, तो ये याद रखना, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन मतलब लॉन्गर स्पैन डायरेक्शन में जो मोमेंट होता है एम वाई, वो एम एक्स से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, वो उसके इक्वल तक पहुंच सकता है जब एल वाई बाई एल एक्स 1 होता है, वरना वो उससे छोटा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब 1.2 slabs are considered as divided in each direction into middle strips and edge strips। ठीक है, क्या होता है, जैसे आपका ये स्लैब है। ठीक है, तो इनका एक मिडिल स्ट्रिप होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए ये आपका एल वाई है। ठीक है, ये आपका एल वाई डायरेक्शन है। ठीक है, एल वाई डायरेक्शन है, तो ये आपका ठीक है, तो ये आपका 3/4 एल वाई है। ये वाला जो मिडिल स्ट्रिप है उसकी इसकी वैल्यू होती है 3/4 एल वाई। ठीक है,
ये आपका मिडिल स्ट्रिप है MS, ठीक है, और ये आपका एच स्ट्रिप है ES, एच स्ट्रिप, और ये एच स्ट्रिप, ठीक है। आपको बस समझना है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, थ्योरेटिकली समझना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 L1 है, तो ये कितना हो जाएगा L/8 इंटू LY, ठीक है, और ये भी L/8 इंटू LY, ठीक है, ठीक है, 1/8 इंटू LY, सॉरी 1/8 इंटू LY, ठीक है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखिए, ये तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है, जो हम AST निकालते हैं, वन वे स्लैब में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ टू वे स्लैब में कॉन्सेप्ट है। जो हम AST निकालेंगे, वो AST बस हम मिडिल स्ट्रिप के लिए निकालेंगे, जो AST प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में यहाँ प्रोवाइड करेंगे हम AST, ठीक है। जब एरिया स्टील निकालेंगे, जो हम बिट्स को 1 मीटर मानेंगे, वो सब हम सिर्फ मिडिल स्ट्रिप के लिए मानेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर मिडिल स्ट्रिप तो हो गया, एंड स्ट्रिप में क्या करेंगे, एच स्ट्रिप में क्या करेंगे, एच स्ट्रिप में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का एरिया कितना हो सबको पता ही है, 0.12% ऑफ BD, ठीक है, इतना प्रोवाइड करते हैं हम एच स्ट्रिप में, ठीक है। और ASC जो निकालेंगे फॉर्मूले से, वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे, मिडिल स्ट्रिप में, ठीक है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है इस वाले कॉन्सेप्ट में, इंपॉर्टेंट है ये सब, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट है, ये सब डायग्राम आपको बना के बताने हैं, ठीक है। आप पेज नंबर 90 में देखेंगे तो ये बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये बना हुआ है पेज नंबर 9 में भी, पेज नंबर 90 में भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डायग्राम आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें LY हमने इस डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। मैंने बताया था आपको, कोई कोई वो नहीं है, कोई आपका जरूरी नहीं है कि LY की डायरेक्शन, जो भी आपका लॉन्गर स्पैन होगा वो आपका LY हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक बार ये LY नहीं होगा, ये LX होगा, ठीक है। आप देख ही पा रहे हो इसमें लॉन्गर स्पैन कौन सा है, ये है लॉन्गर स्पैन, तो ये हो जाएगा आपका LY, ठीक है। ये शॉर्टर स्पैन है तो ये आपका LX हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में आपका देखिए, ये आपका मिडिल स्ट्रिप है, वो कितना है 3/4 इंटू LX, ठीक है। और एच स्ट्रिप कितना है LX/8, LX/8, तो यहाँ पर आपका मेन स्टील आएगा, एरिया ऑफ स्टील, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आएगा, ठीक है। चलिए, ये समझाना था आपको, 3/4 और 1/8, 3/4 याद रखेंगे, 1/8 खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेटेड एज इन 1.1, जो हमने अल्फा एक्स इंटू WLX² एंड अल्फा वाई इंटू WLY² निकाला था, उसके हिसाब से जो हम एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं टू वे स्लैब में, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्ट्रिप के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में ये वाला स्टील लगता है, जो हम इस वाले चीज से एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्ट्रिप पे लगता है। तो यही बोल रहा है, द मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेटेड अप्लाई ऑन टू दी मिडिल स्ट्रिप्स ओनली, ठीक है, एंड नो रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम ऐसा कुछ नहीं मानेंगे कि इसमें से कोई पार्ट यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। हम मानेंगे ये वाला जो मोमेंट है सिर्फ और सिर्फ मिडिल स्ट्रिप में ही लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील देंगे, ठीक है। एस स्ट्रिप में कोई मोमेंट नहीं आ रहा है, ये हम मानेंगे, ठीक है। हम मानेंगे जो भी मोमेंट निकाल रहे हैं पूरा का पूरा मिडिल स्ट्रिप में लग रहा है, ठीक है। तो जो एरिया स्टील निकालेंगे सिर्फ मिडिल स्ट्रिप पे लगाते हैं हम, एस स्ट्रिप पे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगाते हैं, वो कितना होता है 0.12% ऑफ BD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1.2 1.7 में आ गया, ठीक है। 1.4, टेंशन reinforcement provided at the midspan in the middle strip shall extend in the lower part of the slab to within 0.125 L of a continuous edge and 0.15 L of a discontinuous edge। मतलब देखिए, स्लैब तो बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है। समझ लीजिए ये एक स्लैब है, ठीक है, ये एक स्लैब है, ठीक है, ठीक है। अब ये बीच में बीम है, ये ठीक है, ये जो है ना, ये बीच में ये बीम है इनके, ठीक है, बीच में समझ लीजिए बीम है, ठीक है। तो देखिए, जो आपका एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करोगे ना आप, तो जैसे एरिया ऑफ स्टील आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ प्रोवाइड कर दिया मिडिल स्ट्रिप में, ये प्रोवाइड कर दिया, यहाँ तक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, मिडिल स्ट्रिप में प्रोवाइड कर दिया एरिया ऑफ स्टील। तो जो ये डिसकंटिन्यू, यहाँ पर तो कुछ नहीं है इसके आगे, है ना, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एज, क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एज, ठीक है। ये समझना है आपको, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एज क्या होता है। और ये देखिए, ये जो एज है इसका, इस एज के आगे एक और स्लैब है ना, एक और स्लैब है ना, तो ये कौन सा एज हो गया, कंटिन्यूअस एज, ठीक है। कौन सा एज हो गया, ये कंटिन्यूअस एज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि आप मिडिल स्ट्रिप में एरिया स्टील प्रोवाइड कर रहे हो ना, प्रोवाइड कर रहे हो एरिया ऑफ स्टील, तो आपका एरिया ऑफ स्टील जो है, समझ लीजिए ये डायरेक्शन जो है LY है, ठीक है, LY है कि नहीं, लॉन्गर स्पैन है ये, तो इसी को हम L मान लेते हैं इस वाले स्पैन के लिए, ठीक है। तो जो आपका
कंटिन्यूअस एज है उससे 0.25L तक तो जाना चाहिए। मतलब आपको कहाँ तक एक्सटेंड करना है इसको, जरूरी नहीं कि सपोर्ट तक सारे जाए, जरूरी नहीं कि सपोर्ट तक सारे के सारे आपके वो जाए, आपके रीइंफोर्समेंट जाए। आपने इसको सपोर्ट तक ले गए, इसको आपने 0.125L पे खत्म कर दिया, ठीक है। 0.125L के बाद आप इसको आगे नहीं ले गए, तो इसको ले गए, तो इसको रोक दिया 0.125L पे, ठीक है। पॉइंट 0.25L पे रोक दिया, ठीक है। तो ये बोलता है कि आप एरिया ऑफ स्टील 50% ऑफ एरिया ऑफ स्टील 0.25L फ्रॉम द सपोर्ट एट द कंटिन्यूअस एज आप रोक सकते हो। और डिसकंटिन्यूअस एज में आप एक को ले गए, दूसरे को कहाँ रोक दिया, 0.15L पे, कहाँ रोक दिया, 0.15L पे रोक दिया, ठीक है। फिर तीसरे को ले गए, फिर चौथे को रोक दिया 0.15L पे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम आएगा इस स्लाइड के बाद, उसमें और अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। आपको बस ये समझना है डिसकंटिन्यूअस एज मतलब 0.15L पे स्टील को रोक देना है, कौन से स्टील को, एवरी सेकेंड स्टील को, ठीक है। और कंटिन्यूअस एज है तो इसका मतलब 0.25L पे आपको रोक देना है स्टील को, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एज क्या होता है, कंटिन्यूअस एज क्या होता है, ये समझना था आपको, ठीक है। और ये लोअर पार्ट ऑफ स्लैब का जो रीइंफोर्समेंट है, लोअर पार्ट मतलब देखिए ऐसे स्लैब बेंड होता है ना बीम की तरह, तो लोअर पार्ट पे तो मेन स्टील होता है, लेकिन जो हम टेंशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इसी स्टील के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल जो हम एएसटी निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, जो एएसटी निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं, नीचे वाले एरिया के लिए निकालते हैं, क्योंकि सेमी सपोर्टेड मान रहे हैं हम स्लैब को, ठीक है। तो नीचे वाला जो एरिया ऑफ स्टील टेंशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे आगे जाकर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, आपको बस ये समझना डिसकंटिन्यूअस एज क्या होता है, कंटिन्यूअस एज क्या होता है, और डिसकंटिन्यूअस एज के 0.15L पहले आपको रोकना है 50% एरिया ऑफ स्टील को, और कंटिन्यूअस एज के 0.25L पे रोकना है 50% ऑफ एरिया ऑफ स्टील को, ठीक है। कैसे समझते हैं, ठीक है, चलिए। Over the continuous edge of middle strip, the tension reinforcement shall extend in the upper part of the slab at distance of 0.15L from the supports, and at least 50% shall extend a distance of 0.3L, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखियो, देखिए मैंने क्या कहा था आपका, ये समझ लीजिए ये आपके बीम है, ठीक है, आपके बीम्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। ये आपका स्लैब गया इसके ऊपर, स्लैब तो कंटिन्यूस जाएगा इसके ऊपर, है ना, कंटिन्यूस जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब बेंड कैसे होगा स्लैब, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बेंड होगा, और यहाँ पर उड़ जाएगा, ऐसे बेंड होगा, फिर यहाँ पर उड़ जाएगा, है ना। सपोर्ट है, सपोर्ट से तो बेंड नहीं हो पाएगा सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। ऐसे ऐसे बेंड होगा कि नहीं, ऐसे बेंड होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे टेंशन है, ऊपर कंप्रेशन, तो यहाँ तो ठीक है, हमने एरिया स्टील प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, यहाँ पर तो एरिया स्टील प्रोवाइड कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे प्रोवाइड कर रखा है कि नहीं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऊपर टेंशन हो गया, नीचे कंप्रेशन हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम और स्टील दे देते हैं, ताकि यहाँ जो ऊपर जो टेंशन बन रही है सपोर्ट पे ऊपर जो टेंशन बन रही है उसको वो सह ले, ठीक है। तो ये कितना प्रोवाइड करना है वो ये बता रहा है, ठीक है। मतलब आपका ये जो है सपोर्ट के फेज से कितना आगे तक जाएगा ये वाला रीइंफोर्समेंट, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 0.15L जाएगा सारे के सारे, और उसमें से 50% 0.3L तक जाएगा, ठीक है। कैसे बताऊंगा मैं आगे जाके, ठीक है, डायग्राम जब समझेंगे। अभी तो मैं थोड़ा बहुत डायग्राम समझाया है आपको। तो सपोर्ट्स पे ऊपर प्रोवाइड करोगे स्टील नेगेटिव टेंशन के लिए, मतलब ऊपर टेंशन बन रही है उसके लिए जो आप रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, वो आपके सपोर्ट के फेस से 0.15L सारे के सारे जाने चाहिए, और उसमें से हर दूसरा रीइंफोर्समेंट को आपको 0.3L तक ले जाना है आगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, समझ लेना है इसको अच्छे से, ठीक है ना। डायग्राम के थ्रू समझाओ, डायग्राम है नहीं आया इस कोड में, ठीक है। चलिए, ठीक है। एट डिसकंटिन्यूअस एज नेगेटिव मोमेंट्स में अराइज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ फिक्सिटी, ठीक है। एट डिसकंटिन्यूअस एज मतलब यहाँ पे आपके स्लैब के बाद कोई और स्लैब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0.1L आपको और प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। समझाना डायग्राम के थ्रू, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये है 1.4, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ये देखिए यहाँ पर एक और स्लैब है, तो ये कौन सा एज हुआ, ये कौन सा एज हुआ, कंटिन्यूअस एज हुआ कि नहीं, कंटिन्यूअस एज हुआ, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस एज के बाद कोई और स्लैब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, खाली है। तो बताओ कौन सा एज हुआ, जल्दी बताओ, बताओ ये फर्स्ट एज कौन सा है, सेकंड एज कौन सा है, बताओ। सेकंड एज तो मैंने बता दिया आपका कंटिन्यूअस एज है, फर्स्ट एज कौन सा है बताओ, ये फर्स्ट वाला एज कौन सा है, बताओ चैट पे, फटाफट बताओ।
ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वाला है आपका डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। कौन सा है ये? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस मैंने बताया था, जो आप ये जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है ना हम लोगों ने, ये जो आपका एरिया ऑफ स्टील दिख रहा है, ये आपका स्लैब के नीचे प्रोवाइड किया है, ठीक है। स्लैब के नीचे जो प्रोवाइड करते हैं वो वाला एरिया ऑफ स्टील है ये, जो भी एरिया ऑफ स्टील यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिसकंटिन्यूअस एज में आपका एरिया ऑफ स्टील, देखिए पहला वाला ले गए एज तक, दूसरा वाला रोक दिया, तीसरा वाला ले गए, दूसरा वाला रोक दिया, चौथा वाला ले गए, पांचवा वाला रोक दिया। कहाँ पे रोक दिया? 0.15 L फ्रॉम दी डिसकंटिन्यूअस एज, ठीक है, डीई, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एज से हमने 0.15 L पे रोक दिया, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस एज है ये, सीई, कंटिन्यूअस एज, ठीक है, सीई। तो यहाँ पर क्या देखिए, इस वाले बार को ले गए, पहले वाले को ले गए, दूसरे वाले को रोक दिया, तीसरे वाले को ले गए, चौथे वाले को रोक दिया, पांचवे वाले को ले गए, ठीक है। तो कहाँ पे रोक दिया? 0.25 L, 0.25 L फ्रॉम दी फेस ऑफ सपोर्ट से हमने इसको रोक दिया, कंटिन्यूअस एज के फेस से हमने 0.25 L पे ये वाला रिइंफोर्समेंट रोक दिया, ठीक है। आपको बस ये सब याद रखना है, ठीक है, आपको थ्योरी में ये सब आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 50% कंटिन्यू, मतलब दो में से एक जाएगा सपोर्ट तक, और जो कर्टेल करेंगे इट शुड बी डन एट 0.25 L या फिर 0.15 L, डिपेंड करता है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस एज है, ठीक है। कंटिन्यूअस एज के लिए 0.25 L एंड डिसकंटिन्यूअस एज के लिए 0.15 L, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर ये आपका एज स्ट्रिप है, ये वाला जहाँ पे रेड रेड दिख रहा है आपको, ये रेड रेड रीइंफोर्समेंट दिख रहे हैं, ये आपका एज स्ट्रिप है। एज स्ट्रिप का कितना था वैल्यू बताओ? एज स्ट्रिप का विड्थ कितना था बताओ, जल्दी बताओ चैट पे, कितना था एज स्ट्रिप का विड्थ? विड्थ कितना था एज स्ट्रिप का, जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? जल्दी बताओ कितना कितना था, बताओ चैट पे। एज स्ट्रिप तो था जहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे हम, उसका विड्थ कितना था? चलिए किसी को शायद याद नहीं है। L/8, हाँ बिल्कुल ठीक है, L/8, ठीक है। तो ये L/8 का जो वैल्यू है इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे? मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मिनिमम रीइंफोर्समेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट 0.12% ऑफ BD, ठीक है। तो ये 0.15 एंड 0.25 कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। 1.4 जो मैंने समझाया था आपको, 0.25 0.15 उसका कॉन्सेप्ट है इसमें। समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया ना ये वाला कॉन्सेप्ट? कोई डाउट नहीं इस वाले कॉन्सेप्ट में? बाकी पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, काफी मिस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। चलिए पॉइंट 3L में भी बताऊंगा अभी। अभी मनदीप हमसे बॉटम रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, जो हम लोग ना, देखिए आपका स्लैब ऐसे बेंड होता है, ठीक है, ऐसे सपोर्ट्स पे ऐसे बेंड होता है, ठीक है। यहाँ पर तो टेंशन आ गई नीचे, कंप्रेशन ऊपर, तो टेंशन के लिए हमने नीचे प्रोवाइड कर दिया स्टील, ठीक है। तो ये जो नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं स्टील, इसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। उस जो नीचे प्रोवाइड करते हैं हम स्टील, उसको बोलते हैं AST पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टेंशन के लिए होता है। और सपोर्ट्स पे ऐसा बेंड होता है जहाँ पे ऊपर टेंशन नीचे कंप्रेशन होता है, तो उसके लिए वो 0.3L और 0.15L का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वो कैसे है ये बताएंगे, ठीक है। वो ऊपर प्रोवाइड करते हैं वो स्टील को, तो एक ही डायग्राम में ऊपर और नीचे दोनों का स्टील तो दिखा नहीं सकता मैं आपको, इसलिए आपको मैं यहाँ पर पहले नीचे वाले स्टील की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाले की बात अभी करता हूँ, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब समझते हैं दूसरा। ये देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए मैंने बताया था सपोर्ट्स पे आपका नेगेटिव टेंशन होती है, सपोर्ट पे टेंशन ऊपर होता है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन मतलब ऊपर है ये, ठीक है। डॉटेड दिखाया मैंने यहाँ पर, डॉटेड मतलब ये स्लैब के ऊपर प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। ये स्लैब है तो स्लैब के ऊपर प्रोवाइड हो रहा है ये वाला चीज, ठीक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है टॉप लेयर रीइंफोर्समेंट फॉर नेगेटिव मोमेंट, ठीक है। नेगेटिव मोमेंट कहाँ पर? एट सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट पे आपका टेंशन ऊपर हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 0.15L 0.3L, ठीक है। तो सपोर्ट्स के इर्द गिर्द, ठीक है, सपोर्ट्स के फेस से 0.15L यहाँ पर और 0.15L यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? कंटिन्यूअस एज में, ठीक है। मैंने बताया था जब बीम के ऊपर कंटिन्यूसली स्लैब जा रहा है तभी तो नेगेटिव मोमेंट बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी स्लैब है, यहाँ पर भी स्लैब है, तो ये भी कंटिन्यूअस एज है, ठीक है। ये भी कंटिन्यूअस एज है आपका, ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस एज है, ये भी कंटिन्यूअस एज है, ठीक है। तो इसलिए आपका 0.15L यहाँ पर, 0.3L यहाँ पर, 0.15L यहाँ पर, ठीक है। तो 50% स्टील तो आपका सपोर्ट के इर्द गिर्द 0.3L तक जाएगा, और 50% स्टील आपका सपोर्ट के इर्द गिर्द 0.15L तक जाएगा, ठीक है। इसको भी इग्नोर कीजिए, अभी इसको बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। इसको भी इग्नोर कीजिए, ये डिसकंटिन्यूअस एज के लिए है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस एज के लिए है, ठीक है। पहले कंटिन्यूअस एज का समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअस एज है, यहाँ पे कंटिन्यूअस एज है, यहाँ पे 0.15L 0.3L,
इतना प्रोवाइड किया हम लोगों ने, ठीक है, समझ में आया। और सेम चीज आपको डिसकंटिन्यूअस, जहाँ पे आपको यहाँ पे स्लैब है ही नहीं, एक मिनट, यहाँ पे स्लैब नहीं है तो ये कौन सा होगा, डिसकंटिन्यूअस एज हो गया, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एज हो गया। तो डिसकंटिन्यूअस एज में क्या होता है, आपके सपोर्ट से लेकर सपोर्ट के फेस से सपोर्ट के फेस से 0.1 L हम लोग रीइंफोर्समेंट ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और समझ लीजिए ये आपका स्लैब है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। तो स्लैब में ये डिसकंटिन्यूअस एज है, यहाँ पे स्लैब नहीं है कोई और, ठीक है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट के फेस से 0.1 L डिसकंटिन्यूअस एज में 0.1 L सपोर्ट के फेस से हम स्टील प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ऐसा, इतना ही बस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एज में, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और जब कंटिन्यूअस एज होगा मतलब ये बीम है और ये स्लैब कंटिन्यूसली गया है उसके ऊपर, ठीक है, तो हम ऊपर एक स्टील प्रोवाइड कर देंगे ऐसा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस एज पे है, ठीक है, जहां पर यहाँ पर भी 0.3 L है और यहाँ पर भी 0.3 L है, कहाँ से, सपोर्ट के फेस से, ये कहाँ पर है, कंटिन्यूअस एज में, कंटिन्यूअस एज में, ठीक है, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। ये टॉप लेयर रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, ठीक है ना, जो ऊपर टेंशन आता है उसकी वजह से। तो कंटिन्यूअस एज में 0.3 L 0.15 L, ठीक है, कंटिन्यूअस एज में, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस एज में एज के फेस से स्लैब के अंदर हम 0.1 L स्टील प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है, एक काम कर, ठीक है, समझ गए ना ये वाला चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं यार, आज मेरे ख्याल से ना बच्चे कम हैं तो उनका काफी मिस हो जाएगा। तो इसके यहाँ तक समझ गए सब लोग ना, इसके बाद से मैं स्टार्ट करूंगा अगली वाली क्लास, ठीक है, ताकि उनका ज़्यादा मिस ना हो जाए, वरना 2A स्लैब पूरा उनके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद का हमारे और 5 पॉइंट्स बाकी है, हम लोग 1.6 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स बाकी है, तो 5 पॉइंट को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं यार, इसलिए हम नेक्स्ट फ्राइडे को करते हैं ये वाली क्लास की कंटिन्यू, ठीक है। फ्राइडे को मैं फिर से थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा जो मैंने D.1.6 तक जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद इस सारी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं फिर, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, चलिए ओके, कोई नहीं, बाय बाय।